हेलो एवरीवन। वॉइस वगैरह क्लियर है सब? एक बार बता दो सब। एक्चुअली आपके कमेंट वगैरह जो मैं देखती हूँ उसमें, एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेरी नमस्ते, नमस्ते जी, नमस्ते। और कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। आवाज आ रही है? आवाज ठीक से आ रही है? आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वेरी गुड इवनिंग। आवाज वगैरह, पीपीटी वगैरह सब ठीक है? पीपीटी वगैरह वाला गुड, वॉइस वगैरह क्लियर है? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं फिर। माई सेल्फ आशीषिका गुप्ता, योर यूजीसी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्टिंग विद आवर इंट्रोडक्शन, विद माई इंट्रोडक्शन ऑल्सो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट 2023 बाय आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। सो ऐप पे आपकी क्लासेस हुआ करेंगी 8 बजे मंडे टू थर्सडे। ओके, एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस हुआ करेंगी 10 बजे फ्राइडे और सैटरडे को, ओनली 2 डेज पे। ठीक है? ठीक है। एंड सेकंड आ जाते हैं। ये कुछ सोशल मीडिया के हमारे चैनल्स हैं फिलअप फॉर्म के, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एंड ये आपका, ठीक है, एंड ये आपका हो गया आपका इंस्टाग्राम ग्रुप। ओके, सो इन सबको आपको ज्वाइन करने से कोई भी आपको अपडेट होती है, कोई भी अपडेट होती है वो आपको जल्दी से जल्दी मिल पाएगी, तो इसलिए इनको ज्वाइन करिए। ठीक है? सो पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट्स, पीवाईक्यू विद आंसर्स, 100+ मॉक टेस्ट, ये सब आपको मिलेगा। क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आप यूज कोड कर सकते हैं मेरा ASHIS10, गेट 10% ऑफ एनी फिलअप फॉर्म कोर्सेज के लिए। ओके, आप मेरा ASHIS10 कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाइए कि आप देख सकते हैं आपके बेस्ट स्टार्ट एडमिशन ओपन हो ही चुका है। ठीक है, बैच स्टार्ट हो चुका है। सो यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ है दिसंबर न्यू बैच के लिए। आपका पेपर फर्स्ट का क्या प्राइस है? 1999, एंड पेपर टू का क्या है? 1999। एंड बोथ अगर आप पेपर लेते हैं तो 2999। लाइक इसमें आपको कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? इसमें आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने का मिल रहा है? 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है। तो है ना फायदे वाली चीज? है ना फायदे वाली चीज? तो आपको इस पे जाना चाहिए, बोथ पे। ओके, सो नेक्स्ट आ जाइए, हाउ टू डाउनलोड नोट, नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। आप देख सकते हैं जैसे कि अ, ये जैसे कि आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आपको जैसे आप और भी ऐप इंस्टॉल करते हैं एज इट इज आपको फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल करना है। ठीक है, एंड ये आपका नंबर है, जिस अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है। तो मेहनत करिए, मेहनत करने से डरना नहीं है। हमारा मिशन क्या है? वी वांट जेआरएफ, मिशन जेआरएफ। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कुछ पूछना। ठीक है, मिशन जेआरएफ 2023। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। एवरी डे इज अ चेंज टू बी बेटर। एवरी डे क्या है? चेंज करता है किस चीज के लिए? कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए, है ना? हर दिन में कुछ ना कुछ नई चीज आप करोगे या कुछ चेंज होता है तो क्यों होता है? कुछ अच्छा होगा।
टू बी बेटर। इसीलिए ना, इसलिए तो कहते हैं कि थोड़ी कोशिश तो करो, थोड़ा सा हिम्मत तो जुटाओ, क्या पता आपको इतना आज आप कर रहे हो उससे ज्यादा कल करो, है ना, है ना, कुछ पता थोड़ी ना है, इससे ज्यादा ही। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। डेफिनेशन आपकी है, व्हाट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, तो इंग्लिश में पहले देख लेते हैं। डिफ्लेशन होता है फॉलिंग प्राइसेस अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। किसके अपोजिट होता है, इन्फ्लेशन के। मतलब जब डिफ्लेशन होता है, ये क्या होती है हमारी, इन्फ्लेशन में क्या होता है, क्या देखते हैं आप हिंदी में, देखो, गिरती कीमतें मुद्रास्फीति के विपरीत होती है। अब स्फीति क्या होता है, गिरती कीमतें। क्या होता है डिफ्लेशन में, कीमतें गिर जाती, डिफ्लेट हो जाती है। इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ जाती है, इसमें कम हो जाती है। समझ में आया, व्हाट इज डिफ्लेशन, जल्दी से कमेंट करो, समझ में आ गया, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, हिंदी में देख लो, गिरती कीमतें मुद्रास्फीति के विपरीत होती हैं, ठीक है, आपके मतलब महंगाई जो होती है, इन्फ्लेशन होती है, उसके अपोजिट हो जाती है। ओके, सो आज हम अपनी कौन सी थ्योरी पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे हेक्सरोलिन थ्योरी के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ट्रेड के अंदर आपने बहुत सारी थ्योरीज को भी पढ़ लिया है हमने, तो उसके अंदर हमने क्या देखा ट्रेड में, कि किसी अगर देश को, किसी में अगर स्पेशलाइजेशन है, तो वो क्या करता है, अनादर देश को क्या करता है, उसका एक्सपोर्ट करता है। अगर अनादर देश का किसी और देश में वो है, स्पेशलाइजेशन है, तो वो उसमें करता है ना, तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजें करता है। आई थिंक सो मेरी पिक बहुत बिग है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखने में भी शायद इशू है। अब परफेक्ट है ना, ठीक है, अब पिक आई थिंक सो ठीक है, अब ठीक है ना। हाँ, तो देखो, इसमें क्या, जैसे कि हमने पढ़ा इसके अंदर, इंटरनेशनल के अंदर हमने पढ़ लिया, एडम स्मिथ या रिकार्डो, इससे रिलेटेड हमने थ्योरीज को पढ़ लिया, ठीक है, हमने पढ़ लिया। बट हमने एक चीज ये भी तो देखी कि क्या कहते हैं, जैसे आपने देखा ये लोग ट्रेड का कैसे, गुड एंड सर्विसेज को आपकी प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। अगर मैं जो गुड बना रही हूँ वो बहुत सस्ता बना रही, चीप बना रही, तो अनादर कंट्री क्या करेगी, मुझसे इम्पोर्ट कर लेगी, या मैं उसे एक्सपोर्ट कर दूंगी, यही तो होता है। यही सब तो हमने पढ़ा है, कि जिसका जिसमें स्पेशलाइजेशन है वो उसको दे देगा, वो वैसे बना लेगा ना। तो इसी तरीके से फिर आपकी आगे चीजें बढ़ती हैं, कि आप कैसे तो इसमें फैक्ट एंडोमेंट थ्योरी हमने पढ़ी थी, याद है, फैक्ट एंडोमेंट थ्योरी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था, फैक्ट एंडोमेंट थ्योरी के बारे में बताया था मैंने आपको, समझाई थी, फोर्थ थ्योरी थी हमारी ट्रेडिशनल की, फैक्ट एंडोमेंट थ्योरी, समझाया था। हेक्सारोलिन थ्योरी, एक्सरोलिन थ्योरी, एक्सर और बर्टिनोली ने ये दी थी, ठीक है, इनके पूरे पूरे नेम है ये, ठीक है, इन पे बेस्ड है हमारी थ्योरी, आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो एक्स अब आप देख लो कि एक्सरोलिन थ्योरी गिवन बाय फिलिप हेक्सर ने दी थी, एक्सप्लेन किया था लिंक बिटवीन फैक्ट एंड एंडोमेंट, कि मेरा देश किसमें बना रहा है, या मेरा फैक्टर इंटेंसिव है, सॉरी, कैपिटल इंटेंसिव है, या मेरा देश लेबर इंटेंसिव है, तो यही तो हमने पढ़ा था, कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ नेशन में रिकार्डो ने जो बताया था, कंट्री हैज कंपेरेटिव एडवांटेज होता है दो फैक्टर विच मेक यूज ऑफ अवेंडेंट फैक्टर, जिसमें हमारा अवेंडेंट फैक्टर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लो कोई चीज बना रहे हो, आपके यहाँ कैपिटल ज्यादा है, तो आप कैपिटल इंटेंसिव चीजों को प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, इसमें फैक्टर एनवायरमेंट में यही पढ़ा था, अगर मेरे पास लेबर ज्यादा है मेरे देश में, तो मैं लेबर इंटेंसिव चीजें को ज्यादा वो करूंगी। फ्री ट्रेड इक्वलाइज फैक्टर प्राइस, फ्री ट्रेड क्या करती है, इक्वलाइज करती है किसको, फैक्टर प्राइस को,
सो ट्रेड गेन्स करता है द ग्रेटेस्ट बिटवीन कंट्री विद ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन इकोनॉमी। मतलब और ट्रेड होता है, जैसे हम अपना व्यापार करते हैं तो उसके अंदर आपको गेन होता है ज़्यादा, तो बिटवीन कंट्रीज के बीच में क्यों होता है? क्योंकि उसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी चेंज होता है, ग्रेटेस्ट होता है, अलग होता है। मतलब मेरे पास जो चीज़ है, मान लो मेरा 2 चीज़ों में बनाने का था, मैंने देखा था ना, उसमें मैं कंपेयर नहीं कर पाई थी, ये एडम स्मिथ की थ्योरी थी। बट इसमें किसने क्या कहते हैं, क्वेश्चन बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ कि इसमें किसने एडवांटेज था इसका? एब्सोल्यूट का क्या डिसएडवांटेज था? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिवाइज तो करा होगा ना, मुझे जानना है आप लोगों से। जल्दी बताओ। नहीं पता ना, नहीं आता ना, आप लोगों का यही है, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, ये आपका प्रॉब्लम ही यही है कि आप लोगों को ना पढ़ना ही नहीं है। कुछ भी पूछो ब्लैंक, कुछ भी पूछो ब्लैंक। ठीक है, पढ़ो आगे। ठीक है। सो एक्चुअल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आप देखते हैं कि ये क्या करता है, एक मॉडर्न थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज से ऊपर मॉडर्न थ्योरी है। तो इसके अंदर आप क्या देखते हैं, रिकार्डियन की, लाइक रिकार्डियन की तरह थ्योरी है। ठीक है, एचओ थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, ट्रेड करती है बिटवीन टू कंट्रीज के बीच में, फोकस करती है कि सप्लाई कंडीशन कैसे क्या होगा, क्या कैसे हम सप्लाई करेंगे। तो ओलिन एक्सप्लेन करते हैं कि द बेसिस ऑफ ट्रेड जो बिटवीन टू कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन रिलेटिव फैक्टर एंडाउमेंट, they developed a theory that highlights the variation among countries of supplies of certain main categories of productive labor, capital and land को, none of which is specific to any one sector। मतलब कहने का मतलब ये है कि क्या करते हैं, ये अपने वेरिएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को डेवलप करते हैं। और जो आपकी ये हिंदी में देख लो आप लोग एक बार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो एचओ सिद्धांत है वो अनिवार्य रूप से क्या बताता है, कि बताता है कि जो आपका लाभ होगा, जो तुलनात्मक है वो आधुनिक में कैसे है, और रिकार्डियन किस तरीके से इसको करता है। तो एचओ थ्योरी सिद्धांत के अंदर आप देख सकते हैं कि स्थिति में अंतर किस ध्यान पे केंद्रित किया है लोगों ने, दो देशों के बीच में व्यापार के आधार पर इसको व्याख्या करता है एचओ थ्योरी, कि दो देश में कैसे व्यापार हो रहा है ना। तो ओलिन बताता है कि इसमें क्या होता है, दो देशों के बीच व्यापार के आधार पर चीजें बताई जाती है। जैसे कि एक सिद्धांत विकसित किया तो उत्पादक कारकों की कुछ मुख्य श्रेणियां आपूर्ति के देशों के बीच में भिन्नताओं पर प्रकाश जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें कैसी हैं, है ना। मतलब जिसके कहने का मतलब है, मैंने वही बताया, जैसे ट्रेड के अंदर हमने पढ़ा कि अगर देखो एक कंट्री है, ठीक है, सपोज एक कंट्री है, देन सेकेंड कंट्री है। एक कंट्री का चीप है, मतलब वो कॉटन बना रहा है बट उसका सस्ता है, ठीक है, उसका सस्ता है, और दूसरा वही कॉटन बना रहा है पर उसका महंगा है। तो क्या करेगा, इससे कहेगा भाई तू मुझे, मैं तुझसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ और तू मुझे एक्सपोर्ट कर दे। तो ये चीज़ इसमें होती है। फैक्टर एंडोमेंट में पढ़ा था कि मैं कैपिटल बना सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं कैपिटल अबेंडेंट चीज़ें बनाऊंगा, तो इसमें कैपिटल से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ होंगी, पूंजी से रिलेटेड। ओके। एंड देन हमारा सेकंड क्या था कि अगर मैं, मेरे पास लेबर ज़्यादा है तो मैं लेबर से रिलेटेड चीज़ें बनाऊंगा। समझ में आ रहा है, लेबर से रिलेटेड चीज़ें बनाऊंगा मैं, कि लेबर से जो बनेगा जितना मैं उसका प्रोडक्शन करूंगा, देन मैं उसको आगे सप्लाई कर दूंगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है।
जल्दी बताओगे? इतने सारे मैसेज किए तब जाके तुम लोगों की नींद खुली है। बेटा इसमें यही है कि जैसे मान लो इसमें ये बात करी जाती है कि फैक्ट एंडोमेंट थ्योरी के बारे में मैंने पढ़ा था कि उसके अंदर ये बताता है कि मेरा अगर एक देश का कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब उसके पास पूंजी ज़्यादा है और एक देश के पास लेबर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी कि वो लेबर से रिलेटेड चीज़ें बनाएगी जिसके पास लेबर ज़्यादा है। और जो दूसरा क्या कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव है, पूंजी से रिलेटेड चीज़ है, तो वो क्या करेगा, पूंजी से रिलेटेड चीज़ें बनाएगा, फिर उसका प्रोडक्शन करेगा, बनाएगा, है ना। तो फिर क्या करेगा, उसको सप्लाई करेगा, और जो देश उसमें कमजोर है वो उसको बेच देगा, दे देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, और वो उससे इम्पोर्ट कर लेगी। आयात कर लोगे, निर्यात कर लोगे, यही बताया था। अब आया समझ? आगे अच्छे से। ओके, वेरी वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग रविंद्र जी। अब आ रहे हैं आप? आधी थ्योरी समझा दी। कहाँ थे, लेट क्यों आए हो? तो नेक्स्ट आ जाओ। ये इंग्लिश में है। ठीक है, इसकी अजम्पशंस क्या थी कि ये 2x2 का मॉडल, 2x2 का मॉडल है, यानी क्या होगा, इसमें दो देश, दो वस्तुएं और दो उत्पादन के कारक, पूंजी और श्रम। ठीक है, दो देश होगा ए एंड बी। ठीक है, दो वस्तु हो गई एक्स एंड वाई, एंड उत्पादन की पूंजी और श्रम। ठीक है, कैपिटल एंड लेबर। 2x2 मॉडल है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कर लो अपनी कॉपी पे, इंपॉर्टेंट है कि ये मॉडल एचओ का मॉडल 2x2 का मॉडल है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, 2x2 का मॉडल। और वो क्यों है ये भी बता दिया मैंने। इसमें क्या है, दो देश हैं, इसमें क्या है, दो वस्तुएं हैं, दो क्या है, इसके कारक हैं जो कि क्या है, पूंजी और श्रम। प्लीज, समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, सो आगे चलते हैं। कमोडिटी के साथ साथ फैक्टर मार्केट में भी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है इसका। मतलब इसका फैक्टर मार्केट में भी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है इसका। संसाधनों का पूरा क्या है, रोजगार है, मतलब ये इसमें जो साधन जो अपने यूज हो रहे हैं उसका पूरा एक तरीके से यूज हो रहा है। और इसमें आप अलग अलग उसमें देखोगे तो उसमें मात्रात्मक और अंतर है, लेकिन गुणात्मक रूप से क्या है, ये अच्छे हैं, मतलब क्वालिटेटिव वे से ये अच्छे हैं। ठीक है, और मात्रात्मक क्वांटिटी वे में क्या है, ये थोड़ा बहुत अंतर है इनमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही बात आ गई, दो वस्तुओं के उत्पादन कार्य में अलग अलग कारक, तीव्र श्रम और गहन पूंजी है। मतलब समझ गए, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द टू कमोडिटी हैव डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिव। मतलब अगर एक कंट्री का फैक्टर इंटेंसिव है, फैक्टर बना सकता है, तो दूसरा नहीं बना सकता, तो वो उसको क्या कर देगा, एक्सपोर्ट कर देगा, क्या कर देगा, निर्यात कर देगा, निर्यात कर देगा। उत्पादन कार्य विभिन्न वस्तुओं के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन इसके लिए समान होते हैं। मतलब जो उसके उत्पादन करने के जो कार्य है वो उसके लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके लिए समान होते हैं। दोनों देशों में एक अच्छा होता है, क्या होता है, दोनों देशों में अच्छा होता है, क्या होता है इसमें, जो आपका आप प्रोडक्टिविटी से जो आप उत्पादन लेन देन करते हो, इसका मतलब है कि वस्तु एक्स का उत्पादन कार्य क्या होता है, कमोडिटी वाई से अलग होता है। क्योंकि कमोडिटी एक्स का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक वस्तु का उत्पादन करने वाले देश वाई से, दोनों देश से समान होती है। मतलब अगर उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, एक देश की टेक्नोलॉजी
यहाँ पे देखो ए और बी दो देश हैं, इनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है और इनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये क्या मंगा लेगा इससे, ये इससे मंगा लेगा ना, ये क्या कर लेगा, इम्पोर्ट करेगा, मतलब आयात करेगा टेक्नोलॉजी का। समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी का क्या करेगा, ये आयात करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, प्रत्येक क्षेत्र के भीतर कारकों की सही गतिशीलता है, लेकिन अंतर क्या होता है, मतलब ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, ये एक दूसरे से गतिशील मतलब इधर उधर ये कर सकते चीजों को, अब पर ये इंटरनेशनल वे में नहीं कर सकते, उसमें क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। इंग्लिश में एक बार देख लो, हिंदी में पढ़ाई जा रही है। इट इज अ क्या है, 2x2x2 मॉडल है ये, ठीक है, लिखा है इसमें, देयर आर टू कमोडिटीज है, ठीक है, टू कंट्रीज है, ठीक है, और टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि क्या है, कैपिटल एंड लेबर। दे परफेक्ट कंपटीशन है किसमें, क्या, थर्ड पॉइंट, कौन सा थर्ड पॉइंट बेटा, इसका, सिक्स टॉपिक का थर्ड पॉइंट कौन सा, ओके, ये पढ़ाना है कौन सा वाला, सिक्स पॉइंट है, सेवंथ या एट, वेरी गुड इवनिंग, सब लेट ही आ रहे हो आज, जल्दी बताओ, सिक्स पॉइंट पढ़ाना है या लाइक कौन सा पॉइंट पढ़ाना है, सिक्स सेवंथ एट कौन सा वाला पॉइंट पढ़ाना है। सिक्स, उत्पादन कार्य क्या होता है, इसमें वस्तुओं के लिए अलग अलग होते हैं, मतलब वही बताया ना, जब एक उत्पादन कर रहा है तो दूसरा अलग जरूरी नहीं है वही उत्पादन करेगा, वो अलग अलग करेंगे, तभी तो इकोनॉमिक चल रही है मेरी। ठीक है, दोनों देशों में अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब है एक्स का उत्पादन कार्य क्या है, वाई से अलग होता है, क्यों, क्योंकि अब एक्स और वाई सेम तो नहीं हो जाएगा ना, वो कुछ बनाएगा, वो कुछ बनाएगा, दोनों में कमोडिटी एक्स का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक जो होती है, टेक्नोलॉजी जो यूज होती है, वस्तु का उत्पादन करने वाले देश वाई और दोनों देश के समान होती है। ठीक है, जो इसमें यूज करने का तरीका है, एचओ थ्योरी, ठीक है, एचओ थ्योरी कर रहे हैं, हेक्सोरोलियन वाली थ्योरी, ठीक है। रिकार्डियन की तो हो गई बेटा, कंपैरेटिव कर ली थी रिकार्डियन की थ्योरी, ठीक है। इंग्लिश में एक बार देख लेना, तो इंग्लिश वाले बच्चों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो देयर इज परफेक्ट कंपटीशन होता है इसके अंदर इन कमोडिटी एज वेल एज फैक्टर, एज वेल जो आपका होता है मार्केट पे, देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट होता है रिसोर्सेज में, ठीक है, और देयर आर क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है, मतलब मात्रात्मक डिफरेंस होता है फैक्टर एंडोमेंट में, क्वालिटेटिव और होमोजीनियस सेम हो जाता है, ठीक है। द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द टू कमोडिटी हैव डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटीज, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, ओके। द प्रोडक्शन फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं फॉर डिफरेंट कमोडिटीज बट आर द सेम फॉर ईच गुड इन बोथ कंट्रीज में, इट मीन्स दैट द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ कमोडिटीज एक्स इज डिफरेंट फ्रॉम कमोडिटी वाई, बट द टेक्निक जो उसमें यूज होती है वो कमोडिटी एक्स इन बोथ में होती है, टेक्नोलॉजी दोनों में, बट दोनों कमोडिटी डिफरेंट चीजें, प्रोडक्शन डिफरेंट आ रहा है उनका, ठीक है। और countries used to produce commodity why I both countries in the same factor intensities are non-reversible, there is perfect mobility of factors within each region but internationally क्या होता है, they are immobile, ठीक है। दे आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है, देयर इज फ्री अनरिस्ट्रिक्ट ट्रेड होता है बिटवीन द टू कंट्री के बीच में, इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, दे आर कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच कमोडिटी ईच रीजन की वजह से, ठीक है। और प्रेफरेंसेस जो होते हैं कंज्यूमर एंड देयर डिमांड पैटर्न्स आर आइडेंटिकल इन बोथ कंट्रीज, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी नॉलेज, इसमें टेक्नोलॉजी नॉलेज में चेंज नहीं होता है, मतलब कोई परिवहन लागत नहीं होता है, दोनों देशों के बीच मुक्त और अप्रतिबंधित व्यापार होता है, मतलब इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता,
ठीक है। प्रत्येक क्षेत्र में अब प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में पैमाने पर निरंतर रिटर्न होता है, ठीक है। उपभोक्ताओं की प्राथमिकता उनकी मांग पैटर्न दोनों देशों के समान है और तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। तकनीकी ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये तराजू की फोटो इसलिए आपको दिख रही होगी, ये बताता है डेफिशिएंट, ठीक है, और ये बताता है सरप्लस, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे आपको घाटा, और यहाँ पे आपको क्या हो रहा है फायदा। तो तराजू का मीनिंग इससे ये रिलेट करता है कि अब जब आप इकोनॉमी में, अर्थशास्त्र में आप जब मार्केटिंग करेंगे तो इन दो चीजों को आप फेस करेंगे ही करेंगे। समझ में आ गया? कहीं भी कोई भी व्यापार कर लो, ये दोनों चीजें हमारे लिए हो ही जाती हैं, कहीं ना कहीं हमारे को ये फर्क दे ही देती है हमारे व्यापार में। समझ आ गया? एक्चुअल थ्योरी एक्सप्लेन करती है टू डेफिनेशन के बीच में, फैक्टर अवेयरनेस और फैक्टर अवेयरनेस फिजिकल टर्म, प्राइस में और फैक्टर्स में। देखो भौतिक मानदंड के संदर्भ में कारक का क्या बताया हुआ है, अब देखते हैं। सुपीरियरिटी ओवर क्लासिकल थ्योरी, मतलब एचओ का सिद्धांत जो है वो सिद्धांत से बेहतर है, शास्त्रीय सिद्धांत से क्या है, बेहतर है। क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अंतर और अंतरस्थानीय के रूप में मानते हैं, मतलब इसमें कह रहे हैं घरेलू व्यापार से पूरी तरह अलग होता है ये। घरेलू व्यापार अलग होता है इंटरनेशनल ट्रेड में, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने आपको मतलब बताया था, ये वही बता रहा है पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इसके अंदर यथार्थवादी चीजें होती है, मतलब जो है वो है, ठीक है। ये शास्त्रीय सिद्धांत को मुक्त करता है, मतलब कोई शास्त्रीय सिद्धांत होता है उसको मुक्त करता है। द एचओ थ्योरी इज सुपीरियर टू द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, इज दैट इट रिगार्ड इंटरनेशनल ट्रेड एज अ स्पेशल केस ऑफ इंटर रीजनल और इंटर लोकल ट्रेड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी, विच कंसीडर किसे करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को, जो टोटली डिफरेंट होती है डोमेस्टिक ट्रेड से। इंटरनेशनल ट्रेड पता है आपको, डोमेस्टिक ट्रेड बता दिया मैंने आपको। एचओ एनालिसिस क्या करते हैं, फ्रेमवर्क बताते हैं कि इसमें रियलिस्टिक क्या है चीज। Theory of value. It frees the classical theory from the defunct and unrealistic labor theory of value. So, actual theory model take two factors को लेती है, labor and capital, as against the one factor labor of the classical model and is superior हो जाता है इससे, ठीक है। Again the HO theory, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। Again the HO theory is superior to the Ricardian theory, ठीक है। क्या होती है, सुपीरियर हो जाती है रिकार्डियन थ्योरी के। एक्चुअल थ्योरी रिकार्डियन से अच्छी थ्योरी मानी गई है, ठीक है। ये रिगार्ड डिफरेंस बताती है फैक्टर का कैसे सप्लाई कर रहे हो इंटरनेशनल वे में, और वाइल द रिकार्डियन थ्योरी ये नोटिस नहीं करता है। रिकार्ड हिंदी में पढ़ेंगे। एचओ मॉडल शास्त्रीय मॉडल के कारण एक श्रम और के मुकाबले दो कारकों पर श्रम और पूंजी को लेता है, ठीक है। फिर एचओ जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, रिकार्डियन सिद्धांत से क्या बताया, इसे बेहतर बताया, याद रखना उससे बेहतर होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को निर्धारित करने के लिए अंतर को आधार मानता है, जबकि रिकार्डियन सिद्धांत इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब रिकार्ड इस पे ध्यान नहीं देता है। रिकार्डियन की जो थ्योरी थी कंपैरेटिव वाली, एचओ थ्योरी इसीलिए अच्छी है, ठीक है। सो सुपियोरिटी ओवर क्लासिकल थ्योरी, क्या क्लासिकल थ्योरी की सुपियोरिटी है, ठीक है। एचओ मॉडल क्या बताते हैं, मोर रियलिस्टिक है, ठीक है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन रिलेटिव प्राइस, क्योंकि उसके प्राइस होते हैं तो वो कम बढ़ पे अपने हिसाब से चलता है, और टन इन्फ्लुएंस हो जाता है रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड का, जो उसका प्राइस होगा वो उसके अकॉर्डिंग लेता है। तो रिकार्डियन थ्योरी कंसीडर द रिलेटिव प्राइस ऑफ गुड ओनली, वो गुड का ओनली प्राइस कंसीडर करता है, ठीक है। और द एचओ थ्योरी जो आप कंसीडर करते हो डिफरेंस रिलेटिव प्रोडक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्या जो रिलेटिव प्रोडक्शन हो रहा है लेबर एंड कैपिटल में उसमें बेस है, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड वाइल द क्लासिकल थ्योरी टेक द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अलोन, हेंस द फॉर्मर इज मोर रियलिस्टिक देन द लेटर, ठीक है। एचओ मॉडल क्या बताता है, एक अधिक यथार्थवादी है क्योंकि ये कारकों की सापेक्ष कीमतों पर आधारित है जो बदले में माल की सापेक्ष कीमतों को प्रभावित कर देता है, और रिकार्डियन सिद्धांत केवल माल की सापेक्ष पे इस पे ध्यान देता है रिकार्डियन, ठीक है। एचओ मॉडल किस पे ध्यान देता है, यथार्थवाद, जो चीज है, ठीक है, सापेक्ष कीमत जो है उस पर ही ध्यान देगा, और जो बदले में माल की सापेक्ष कीमतों को प्रभावित जो उसका है वो उस पर ही ध्यान देता है, ठीक है। और एचओ सिद्धांत क्या बताता है, श्रम और पूंजी के उत्पादन के अंतर को बताता है। उत्पादन के बीच में अंतर क्या है, मतलब हम ये उत्पादन कर रहे हैं और दूसरा ये उत्पादन कर रहा है,
तो उसके बीच में ये अंतर है, इसलिए मैं उससे इम्पोर्ट कर रही हूँ या उससे मैं अब इनको एक्सपोर्ट कर रही हूँ। तो व्यापार के आधार को मानता है, जबकि शास्त्रीय जो सिद्धांत है वो अकेले मजदूरी की उत्पादकता लेता है, इसलिए पूर्व उत्तर की तुलना में अधिक यथार्थवादी हो जाता है। ठीक है। सो सेवेंथ पॉइंट देख लो, एम जो मॉडल है जो, ठीक है, वो एक योग्यता पे है, क्या है, जो शास्त्रीय सिद्धांत में कारक श्रम की गुणवत्ता है उसके मुकाबले पर विभिन्न देशों के कारक को बंदोबस्ती के आधार पर देखता है। पर इससे पहले ये देखता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो हम व्यापार करते हैं उसको मूल्य पे आधारित होता है, और जो वो पैसे जो आपसे कीमत ले रहा है क्या उसमें वो आपको मात्रा दे रहा है, वो ये बता रहा है। Another merits of the MO model is that it is based on differences in factor endowment in different countries as against the quality of factor labor. फैक्टर लेवल पे ध्यान देता है, ठीक है। इन द क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, the former is superior because it lays emphasis but also quantity of factor is determining international मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर आपका क्वांटिटी का फैक्टर भी देखा जाएगा, ये इस पे डिपेंड है। सॉरी, एमओ आ गया, एमओ नहीं, एचओ, एचओ। ओके, क्या टाइप हो गया। सो सैमुअल्सन के अनुसार आप लोग क्या देखते हैं कि रिकार्डिन का जो सिद्धांत है ना, तुलनात्मक लाभ का जो सिद्धांत है वो विभिन्न कारणों पर ध्यान देता है। एचओ सिद्धांत की योग्यता उसी को संतोषजनक ढंग से समझाने में निहित होती है। तो शास्त्रीय सिद्धांत दो देशों के बीच व्यापार से लाभ को दर्शाता है और यह कल्याणकारी सिद्धांत से संबंधित है। व्यापार के आधार पर इस प्रकार ये सकारात्मक सिद्धांत का हिस्सा भी है कि इसमें कल्याणकारी चीजों को भी हम वैल्यू देते हैं, दो देशों के बीच में लाभ होता है उसको दिखाता है, और उसमें कल्याणकारी वेलफेयर चीजों से संबंधित भी चीजें होती है उसमें हिस्सा लेती है। So according to Havelner, HO theory is a relocation theory which is highlight किसे करती है, importance of space factor को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। क्लासिकल थ्योरी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है, इससे आपके सुपीरियर है, अच्छी है हेवेलर की थ्योरी। हेवेलर के अनुसार एचओ के सिद्धांत में एक स्थान, सॉरी, एक सिद्धांत है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसमें अंतरिक्ष कारक के महत्व को प्रकाश डालता है, जबकि शास्त्रीय सिद्धांत क्या बताते हैं, विभिन्न देशों में अंतरिक्ष रहित रूप में इसको मान्यता देते हैं, उसको सिद्धांत को बेहतर मानते हैं। ठीक है। तो एचओ का क्या बताता है, दो देशों के उत्पादन को, कि इसके अंदर क्या चीजें कैसे होती है, यही है, इसके अंदर कोई नया नहीं है आपका। ठीक है। सो जब एक देश द्वारा वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशेषता की ओर जोर देता है, दूसरे देश द्वारा दूसरे वस्तु को जब एक दूसरे के साथ व्यापार में प्रवेश करता है। अब इसका क्रिटिसाइज है, इसे क्या क्रिटिसाइज कर रहा है, ओवर के आधार पर आप देख सकते हैं 2x2 पेश करने के लिए ओलिन की आलोचना की गई है, आलोचना कर गई है। क्यों? क्योंकि बता रहा है एचओ मॉडल प्रकृति में स्थिर होता है और ये दो देशों को क्या करता है, अस्तित्व मानकर चलता है। ठीक है। तो फिर से एचओ मॉडल प्रत्येक वस्तु के इसमें तकनीकों पे दो देशों में मानता रखता है। ओलिन क्या एज्यूम करते हैं कि सापेक्ष की कीमत जो आपने रखी है, इसकी एग्जैक्ट जो कीमत रखी है वो बंदोबस्ती पे आधारित होती है और मांग की तुलना पे वो अधिक महत्वपूर्ण है हमारे लिए। प्रोफेसर हेवलन क्या बता देते हैं कि जो ओलिन के सिद्धांत होते हैं ना वो बड़े पैमाने पे एक संतुलन देते हैं। और विज्ञान का क्या कहना है कि जो कमोडिटी की कीमतें हैं वो शुरू होना चालू हो जाती हैं, लाइक जैसे जैसे आप उसका आप उसको कंज्यूम करते हो, है ना। ओली सिद्धांत को कुछ हद तक अस्पष्ट और आश्रत के रूप में वर्णित किया गया है। ये कह रहा है कि भाई इसको ना मत मानो, ये ऐसी बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी कंप्लीट हो गई, ये आपके क्वेश्चंस हैं, हिंदी में इंग्लिश में देख लो। ये आपके कुछ एमसीक्यूज है, जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है, अब आप ये इन्हें लगा लो। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कितना समझ में आएगा। हेक्सेरोलिन प्रमेय के अनुसार देशों के बीच में क्या करता है, जल्दी बताओ। हेक्सेरोलिन क्या करता है, सॉरी नींद आ रही है।
लोमन का आंसर आ गया है, हाँ है। ओके, आगे और आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दो। आफरीन, लोमन, शालू, लोमन जी का तो आई है। और कौन कौन है क्लास में? शालू का भी आ गया। ओके, आफरीन जल्दी से आंसर दो। आफरीन का भी आ गया है। ओके, यू आर टोटली इनकरेक्ट, यू ऑल आर, आप सब गलत है। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हेक्सरोलिन की थ्योरी है वो क्या कहते हैं, आपके पूंजी गहन और पूंजी गहन उत्पादों का निर्यात करना चाहिए। क्यों? क्यों? क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है। कैपिटल इंटेंसिव बताया था, कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो वो क्या करेगी, उसका ही प्रमेय के अनुसार पूंजी गहन देशों को, पूंजी गहन जो देश हैं उनको उत्पादों का निर्यात करना चाहिए, पूंजी गहन से रिलेटेड उत्पादों का निर्यात करना चाहिए। पूंजी गहन देशों को, पूंजी गहन ही देशों का निर्यात करना चाहिए। पूंजी गहन श्रम गहन कैसे कर लेगा? ये गलत नहीं हो गया? एक बार बताओ, पूंजी गहन, हाँ एक बार बता, तो पूंजी गहन देश होगा बेटा, तो पूंजी गहन ही तो निर्यात करेगा। अगर एक बार बता, पूंजी गहन देश है, यहाँ पे मैंने भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे श्रम गहन को वो कर देगा एक्सपोर्ट। जब मैं, मेरे पास पैसा है तो मैं पैसे को ही तो निर्यात करूंगी, श्रम थोड़ी ना निर्यात करूंगी। या मैं श्रम गहन, ये देखो थर्ड है, श्रम गहन है तो पूंजी गहन को निर्यात कर दूंगी। समझे नहीं आप लोग? जिस चीज में मेरा इंटेंसिव है, जिस चीज में मैं अच्छी हूँ वही चीज तो निर्यात करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आना भी चाहिए, वरना गुस्सा आ जाता मुझे अभी। क्या पढ़ रहे हो? पढ़ो। थ्रो स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेंड कंज्यूमर आर जनरली मेड किसे करते हैं? विशेषज्ञता और व्यापार के माध्यम से उपभोक्ताओं को आमतौर पर क्या है? व्यापार के माध्यम से उपभोक्ताओं को आमतौर पर क्या बताया जाता है? हाँ, जब दोबारा पढ़ोगे एक बार याद रखना। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको टीच कर रही हूँ, अभी आपको नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ चीजें हमारे माइंड में तुरंत नहीं घुसती हैं। तो इट डजंट मैटर कि टीचर गलत पढ़ा रहा है या टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है। समझ में आ गया? तो आप उसे बाद में पढ़ो, जब नहीं आया समझ में तब बोलो अगली क्लास में, मैम हमें ये नहीं आया था समझ में। शालू ने बहुत अच्छी बात बोली है कि रिवीजन करेंगे तब अच्छे से याद रहेगा। वेरी गुड, यही हर बच्चे में होना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताओ शालू आंसर। जल्दी बताओ शालू आंसर। बेटा जल्दी बताओ, गलत बताओ चाहे सही बताओ, जल्दी बताओ। और मैं पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है, रात में डालूंगी 10 बजे के बाद। ओके, चलो, द राइट आंसर इज, इसका होगा ए। ओके, बेहतर स्थिति में होता है, क्या होता है, जब आप विशेषता और व्यापार के माध्यम से उपभोक्ताओं को आमतौर पर क्या करते हैं, बेहतर स्थिति में बनाते हैं। क्या करते हैं? बेहतर स्थिति में बनाते हैं। ओके, यूट्यूब की क्लास किस किस को अच्छी लगी थी? हमारी जो एमसीक्यूज कराए थे, आप सब आए थे, उसमें किस किस को अच्छी लगी थी? और अपनी मैम को सपोर्ट किया करो वहां आके। ओके, क्योंकि वहां पे हर तरीके का बच्चा होता है यूट्यूब पे, यू नो वेरी वेल, आप भी स्टूडेंट्स हो। सो कोई कुछ भी लाइक, आप लोग तो मेरा सपोर्ट हो, है ना, अब मैं आपसे ही बोल सकती हूँ, किसी और से तो नहीं बोल सकती ना, ये वाली बात। आप लोग ही मेरा सपोर्ट हो, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे आप लोग हो, वहाँ पे अगर कोई बच्चा कुछ बोल भी रहा है तो आप लोग बोल सकते हो उसे, इट्स नॉट कि नहीं बोल सकता, आप बोल सकते हो, ठीक है। आपको कैसे क्या है ना, क्योंकि आप लोग वहाँ होते हो तो यू आर माई स्ट्रेंथ। और ये आपको पता है कि आपकी ताकत ही क्या होता है, आपके लिए सब कुछ होता है ना। चलो पढ़ो जल्दी से। मान लीजिए कि देश ए में प्रचुर मात्रा में श्रम और दुर्लभ पूंजी है। उत्पाद एल को श्रम गहन उत्पादन की आवश्यकता होती है, उत्पाद के की पूंजी गहन की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार क्या होगा?
जल्दी बताओ, जब एक बार बताओ कि क्या कहते हैं। यस, वेरी गुड। द आंसर इज बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। जब ए में उत्पाद होगा तो के की कीमत क्या हो जाएगी? जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यस, वेरी गुड आप। एंड रविंद्र, शालू तुम कहाँ गए? आंसर दिया शालू ने? शालू, पता नहीं। तो ए में जब उत्पाद होगा तो के की कीमत क्या होगी? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, फोर्थ पे आ जाओ। हेक्सर ओलिन प्रेम, वेरी गुड शालू। व्यापार प्रवाह की व्याख्या करने के लिए किस चीज को देखता है? हेक्सर ओलिन प्रमेय व्यापार प्रवाह की व्याख्या करने के लिए किसको देखता है? बताया था, पीछे पॉइंट था। प्रमेय प्रवाह की व्याख्या करने के लिए किसको देखता है? जल्दी बताओ, 15 मिनट बचे हैं, बस फटाफट क्वेश्चन करके निकलते हैं। हाँ बेटा, वो लगता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। सबको लगता है, वो मुझे भी लगता है, आपको भी लगता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। सबको लगता है शालू, ये मेरे साथ भी था, आपके साथ भी है, सबके साथ होता है। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ लो जल्दी। रविंद्र, लोमन, आफरीन, इन तीनों का आंसर आ गया। शालू, जल्दी से आंसर दो बेटा। कोई नहीं, पढ़ लो आराम से। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। नो, द राइट आंसर इसका, आप सब गलत हो और एक के चक्कर में सबने सी आंसर दिया। एक बात बताओ, एक सेकंड। सापेक्ष कारक बंदोबस्ती, ये नेट, ये आंसर पीछे लाइन में भी लिखा हुआ था। नहीं लिखा था? सापेक्ष कारक बंदोबस्ती के लिए देखता है, ये व्याख्या करता है इसमें एक्सोन में प्रमेय व्यापार प्रवाह की व्याख्या करने के लिए सापेक्ष कारक बंदोबस्ती बताया था। अभी पीछे पॉइंट था ये तो दो। यस, द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ अ, इसके अंदर देखो, किसी देश की डैश की मात्रा और गुणवत्ता उसके कारक पर बंदोबस्ती है, तो उसका क्या है? इसका किसी देश की मात्रा, जल्दी बताओ। किसी देश की गुणवत्ता उसके कारक बंदोबस्त करती है। देश की गुणवत्ता किस किस चीजों पे होगी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी बताओ। अभी लोमन आंसर नहीं आया है। यस, द राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, श्रम, भूमि और प्राकृतिक संसाधन बंदोबस्त के लिए। ठीक है। सो डैश के कारण उत्पादन समारोह सीमा एक्स अक्ष की ओर तिरछी होती है, तो उसका क्या होगा आंसर? देखो बच्चों, मैं ना क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में दे दूंगी। ठीक है, अभी मुझे क्लास ओवर करनी पड़ेगी, कुछ इमरजेंसी है। ठीक है, तो मैं ये सब आपको अभी पीडीएफ सेंड करूंगी ना, तो आप लगा लेना। ठीक है, कर लेना अपने आप क्वेश्चंस ये। ठीक है, फिर हम, फिर मुझे बता देना यस मैम हमने कर लिया, फिर कभी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, अभी मुझे क्लास ओवर करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आप लोग इसे पढ़ लेना और एक्सल रोलिंग थ्योरी का रिवीजन कर लेना। ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ, तो हम लोग कल इसी टाइम पे मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन। ओके ओके, बाय बाय, बाय बाय।